हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। बहुत दिनों बाद मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आ रही हूं जिसको हम नॉर्मल लेबर पढ़ाई करेंगे इस वीडियो में। दरअसल मैं पीछे बीमार हो गई थी, मौसम ख़राब चल रहा है इसकी वजह से, और रेगुलर पेशेंट के कांटेक्ट में आने के थोड़े से हज़ार्ड होते हैं, हमारे ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड है कि हमें इन्फेक्शन थोड़ा जल्दी लग जाता है। सो आई वाज इल, सो मैं आपके लिए टाइम से ये नहीं ला पाई हूँ, थोड़ा डिले हो गया है। बट आई होप कि आगे के जो अब इसमें सीरीज़ चलती रहेगी उसमें आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। उसमें जुड़ने के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करना ना भूलें। तो हम नॉर्मल लेबर अब इसमें हम पढ़ेंगे। ये जो फर्स्ट वीडियो मैं इसके लिए लेकर आई हूँ ये बिल्कुल बेसिक है आपके लिए, और इसमें कुछ ऐसे भी पॉइंट्स डिस्कस करूँगी जो कि अंडर ग्रेजुएट्स एंड ऑल्सो फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स, जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, वाइवा एग्ज़ाम, या आपके जो राउंड्स होते हैं वार्ड राउंड्स, उसमें उनके बारे में बहुत कुछ बार बार पूछा जाता है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई कन्फ्यूजन रहती है, जिसकी वजह से तो वो आपके कन्फ्यूजन मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करने वाली हूँ। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, अंडर ग्रेजुएट्स एज वेल एज़ फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स। इसमें बहुत ऐसी बेसिक बातें हैं जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, स्पेशली when you are presenting your cases in your rounds or also in your final exam viva। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ लेबर एंड व्हाट इज़ डिलीवरी। ऐसा लगता है कि ये दोनों टर्म जो हैं ये हम एक दूसरे से बदल के यूज़ कर सकते हैं, बट नो, दैट इज़ नॉट करेक्ट। लेबर इज़ अ डिफरेंट थिंग, डिलीवरी इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेबर जो है इट इज़, आप उसे कह सकते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑर्केस्ट्रेटेड मतलब बहुत सारी अलग अलग चीज़ें इसमें काम कर रही हैं। मूवमेंट ऑफ द फिटस थ्रू द बर्थ कैनाल, जो आपकी बर्थ कैनाल है उसमें से वो मूवमेंट ऑफ जो फिटस का हो रहा है, जो किसकी वजह से इनिशिएट हुआ है, इनिशिएटेड बाय सम बायोकेमिकल एज वेल एज बायोमैकेनिकल चेंजेस। बायोकेमिकल भी हो रहे हैं, बायोमैकेनिकल भी हो रहे हैं। उन चेंजेस की वजह से जो आपका जो फिटस है वो आपका जो बर्थ कैनाल को नेगोशिएट करते हुए आगे बढ़ रहा है, वो जो मूवमेंट्स होते हैं उनको हम लेबर बोलते हैं। दिस होल प्रोसेस इज़ नोन एज लेबर। यू कैन से कि जो भी आपके बर्थ फिटस एज वेल एज बर्थ कैनाल में, यूट्रस में, सर्विक्स में, वजाइना में जो भी चेंजेस आपके हो रहे हैं उसको हम लेबर की कैटेगरी में डालते हैं। और ये सब क्यों होता है? टू एक्सपेल द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन दैट इज फिटस आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड। सो ये तो हो गया आपका लेबर। लेबर की जो नॉर्मल लेबर की जो डेफिनेशन है दैट इज़ अ रेट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब हम शुरू होने से पहले नहीं बता सकते या डिलीवरी होने से पहले नहीं बता सकते कि इसका लेबर नॉर्मल रहने वाला है या नहीं। जो आपका हुआ है उसके बाद हम आपको देख के बता सकते हैं कि येस, इट वॉज ए नॉर्मल लेबर। सो लेबर जो है, नॉर्मल लेबर इज़ ए रेट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस। लेबर मैंने आपको बताया कि जो बायोकेमिकल बायोमैकेनिकल चेंजेस होते हैं बर्थ कैनाल में या आपके पासिंग जो फिटस जो पास हो रहा है उसमें, टू कम आउटसाइड इनटू द आउटर वर्ल्ड, वो हम लेबर, वो चेंजेस को और उस पूरी प्रक्रिया को हम लेबर कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ डिलीवरी? डिलीवरी इज़ द एक्सपल्शन ऑफ द वायबल प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन। हम इसमें वायबल वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अगर इफ़ इट इज़ नॉट वायबल इट विल बी कॉल्ड अबॉर्शन। सो डिलीवरी के लिए वायबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड। डिलीवरी के लिए अगर हम बात करेंगे तो दिस कैन बी वजाइनल, दैट इज़ ए नॉर्मल थिंग, वजाइनल डिलीवरी हो सकती है, और इट कैन बी एब्डोमिनल, जो सिजेरियन हम कहते हैं, दैट इज़ एन एब्डोमिनल delivery. So you can say cesarean section is a type of delivery, but cesarean section is not a type of labor. In elective cesarean section, in case of elective cesarean section, is labor occurring? This is very basic thing। आपको कभी पूछा जा सकता है किसी राउंड वगैरह में कि अगर हमने किसी सिजेरियन सेक्शन में कोई इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन किया है तो क्या लेबर प्रोसेस वहाँ इनिशिएट हुआ है? नहीं, वहाँ पे हमने लेबर नहीं हुआ है, बट येस डिलीवरी हैज़ ऑकर्ड एंड दैट टू एब्डोमिनल। सो डिलीवरी कैन बी आइदर वजाइनल और एब्डोमिनल। जो लेबर चेंजेस हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं? टू एक्सपेल थ्रू द वजाइना। सो ये आपके चेंजेस हैं। सो दिस इज डिलीवरी एंड दिस इज अबाउट लेबर। अब जब ये हमने देखा कि लेबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स टर्म जिसमें बहुत सारे फैक्टर
रोल प्ले करते हैं. सो यू कैन बी आस्क्ड अबाउट व्हाट आर द 3 P's ऑफ लेबर. 3 P's ऑफ लेबर, वेरी फेवरेट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनर्स कि लेबर के 3 P बता दीजिए. अगर आपको पता होगा तो आप बता पाएंगे, नहीं पता होगा तो आप इसमें कुछ भी नहीं बता सकते. अगर आप समझ जाएंगे तो दिस इज़ वेरी सिंपल, आप कभी नहीं भूलेंगे. सो व्हाट इज़ पी मतलब, अब हमने देखा कि लेबर में बायोकेमिकल बायोमैकेनिकल दोनों चीज़ें हो रही हैं, मतलब मैकेनिक्स भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है, नॉट ओनली केमिकल चेंजेस बट ऑल्सो मैकेनिकल. सो हमारे लेबर में यूट्रस है एंड बर्थ कैनाल. पहले तो हम लेंगे यूट्रस, उसके बाद क्या आता है फीटस, जिसे हम बाहर निकालना है. कहाँ से निकालना है? जो बर्थ कैनाल है उसमें से, और यू कैन से मैटरनल पेल्विस. सो 3 P, ये इन्हीं से रिलेटेड 3 P हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पावर. पावर कहाँ से मिलेगा? जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसकी वजह से वो बेबी आगे प्रोपेल होता है. सो दिस पावर इज ऑकरिंग वेयर? इन द यूट्रस, the uterine contraction. Then is the, who is going outside? Passenger. Who is the passenger? Fetus. इसमें जो बायोमैकेनिकल चेंजेस हो रहे हैं, इसमें मैकेनिकल चेंजेस हो रहे हैं, इसमें बायोकेमिकल चेंजेस हो रहे हैं. फीटस में बायोमैकेनिकल चेंजेस हो रहे हैं, वो पैसेंजर है. एंड व्हाट? पैसेज. तो पैसेज इज बर्थ कैनाल और यू कैन से मैटरनल पेल्विस. तो ये जो बायोमैकेनिकल चेंजेस फीटस में हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस पैसेज. वो उसको जिस रास्ते से गुजरना है उसको अपने आप को उस रास्ते के जो छोट बड़ाई है, आप एक जनरल भाषा में, अगर मैं आपको बहुत ही साधारण भाषा में बताना चाहूँ, जो उसमें जहाँ पे कर्व आ रहे हैं, जहाँ पे उसको छोटा होना है, बड़ा होना है, वो सब चीज़ें जो हैं वहाँ पे वो अपने आप को उसी हिसाब से एडजस्ट कर रहा है. तो ये जो पैसेंजर है वो पैसेज जैसा है उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा. सो दैट इज़ बायोमैकेनिकल थिंग. और जो पावर है, जो यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, पूरा 9 मंथ्स तक जो है यूट्रस शांत बैठा रहता है. तो ऐसा क्या होता है कि वो टर्म पे आके, या इन केसेस ऑल्सो प्री टर्म, ऐसा क्या होता है कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं. तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं दे आर बायोकेमिकल चेंजेस. इनकी जो हम डिटेल पढ़ेंगे कि व्हाट आर द बायोकेमिकल चेंजेस एंड व्हाट आर द कॉजेज दैट इनिशिएट दीज बायोकेमिकल चेंजेस. ऐसा क्या बदलाव हो जाता है अचानक से कि ये जो यूट्रस जो बिल्कुल शांत था वो अब उसको कॉन्ट्रैक्ट करके फीटस को बाहर धकेलने की कोशिश कर रहा है. सो वो हम आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में इनको डिटेल में देखेंगे. सो दिस इज़ वेरी कॉमन 3 P's ऑफ लेबर: पावर, पैसेंजर एंड पैसेज. इसको आप गांठ बांध लीजिए. ये आपको अगर आप MBBS का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ड्यूरिंग योर एंटायर MBBS क्लिनिकल पोस्टिंग ये कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा. और जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको तो ये बिल्कुल पता होना चाहिए. सो पावर में, पैसेंजर में और पैसेज में. सो पैसेज का जो है वो हम मैटरनल पेल्विस, वो अलग ही हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. यहाँ मैं आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ जस्ट टू टेल यू, क्योंकि ये लेबर जो है कहने के लिए सिर्फ एक बेबी को बाहर निकालने वाली बात है, लेकिन इसमें बहुत सारी ऑब्स्टेटिक्स जो है वो इन्वॉल्व है. और हर जगह से आपको कुछ ना कुछ इसमें पता होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने ये चैप्टर पढ़ लिया तो आपका ये चीज़ कवर हो गई. आपको काफ़ी हद तक नॉर्मल पता होना चाहिए बहुत सारी चीज़ें. तो इसलिए मैं आपको सिर्फ यहाँ पे जो मैटरनल पेल्विस है उसका एक मैं हल्का सा आइडिया दे रही हूँ. डिटेल हम इसको बाद में पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ अब जब आप ये जवाब देंगे तो वो पूछेंगे आपसे टाइप्स ऑफ मैटरनल पेल्विस, किस किस प्रकार की मैटरनल पेल्विस की शेप होती है. तो जो उसकी पेल्विक कैविटी है, एक होता है इनलेट, एक होता है मिड पेल्विस और एक होता है आउटलेट. तो पेल्विस हमें पता है कि जो आपके हिप बोन्स और आगे सिम्फाइसिस प्यूबिस, पीछे सैक्रम, इसके जो शेप बनता है उसको हम पेल्विस बोलते हैं. तो एक उसका इनलेट है, एक उसका मिड पेल्विस है और एक उसका आउटलेट है. ये सारा हम डिटेल पढ़ेंगे आगे. यहाँ मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ कि कितने टाइप के पेल्विस होते हैं. देयर आर मेजॉरिटी 4 टाइप ऑफ पेल्विस. मोस्ट कॉमन इज गायनेकॉइड पेल्विस. हम जो अभी नॉर्मल लेबर पढ़ेंगे वो इसके संदर्भ में
पड़ते हैं। फिर जो अलग अलग वैरायटी ऑफ पेल्विस होती हैं उसमें कुछ एबनॉर्मल लेबर हो जाता है, वो एबनॉर्मल नहीं होता, आप उसे वेरिएंट कह सकते हैं। तो उसमें थोड़ा प्रोग्रेशन डिले हो जाता है, वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसमें फिर असेस कर सकते हैं, वरना आपके प्राइमरी सिजेरियन सेक्शन के रेट बढ़ेंगे। तो गायनेकॉइड पेल्विस होता है, एक एंड्रॉयड होता है, एक प्लेटीपेलॉइड होता है और एक एंथ्रोपॉइड होता है। ये 4 नाम आपको पता होने चाहिए कि टाइप ऑफ पेल्विस क्या क्या हैं। दिस शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। इनमें सब में थोड़ा थोड़ा सा, जो हम अभी इस समय नॉर्मल में हम पूरा पढ़ेंगे, पूरा सीरीज ऑफ वीडियोस रहेगा नॉर्मल लेबर, ये एक छोटी चीज़ नहीं है, तो वो हम इस गायनेकॉइड के संदर्भ में पढ़ेंगे। या अगर आपका मान लीजिए बेबी स्मॉल है तो फिर कोई सा भी पेल्विस में से वो उसी संदर्भ, उसी मैकेनिज्म से निकल जाएगा। लेकिन अगर दूसरे टाइप के वैरायटी ऑफ पेल्विस हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा आपका हेर फेर होता है, थोड़ा बदलाव होता है पोजीशन में और उन सब चीज़ों में, वो हम अलग डिटेल में उसकी मैं आपको जब समझाऊंगी तो मैं बताऊंगी। तो पैसेंजर का क्या फ़र्क पड़ता है? अगर बेबी स्मॉल साइज़ है तो ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन अगर बेबी गुड साइज़ है तो उसमें फ़र्क पड़ता है। यस, यूट्रस में फ़र्क पड़ता है। तो पावर के लिए यूट्रस इज़ रिस्पॉन्सिबल, पैसेंजर के लिए इज़ फिटस एंड पैसेज के लिए पेल्विस। तो ये यूट्रस फॉर पावर, देन पैसेज। अब ये पावर जो है इसको हम कैसे मेजर करते हैं? दिस कैन, हम इसको एब्डोमिनल पाल्पेशन से भी हम मेजर कर सकते हैं। 10 मिनट का पीरियड होता है, उस 10 मिनट के पीरियड में कितने कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, तो जो नॉर्मल कहलाएगा 3 to 5 कॉन्ट्रैक्शन, 3 to 5 कॉन्ट्रैक्शन लास्टिंग अराउंड 45 सेकेंड ईच। तो अगर इतने कॉन्ट्रैक्शन 10 मिनट पीरियड में आ रहे हैं तो दैट इज़ एडिक्वेट। अगर हम इसको इंटरनल कैथेटर से नाप रहे हैं, तरीके क्या होते हैं पावर को नापने के? एक तो पाल्पेशन, एब्डोमिनल पाल्पेशन, जो लो रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं उसमें इससे काम चल जाता है। देन इज द एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैथेटर। इंटरनली प्लेस करेंगे, इसके लिए क्या प्रीरिक्विजिट है? इसके लिए है आपके मेम्ब्रेन्स जो हैं, फीटल मेम्ब्रेन्स, ये रप्चर होने चाहिए। ये बहुत हाई रिस्क केसेस होते हैं, उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका रूटीन यूज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे आपके इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। सो इंटरनल इज़ वेरी लेस यूज, मेट पाल्पेशन इज़ मोस्ट कॉमनली यूज, और जो एक्सटर्नल टोकोडायनोमीटर होता है उससे हम एक बेल्ट जैसा होता है उसके साथ में हम फीटल हार्ट रेसिंग और जो ये टोकोडायनोमीटर होता है वो हम दोनों साथ में लगा देते हैं। तो दोनों की इसके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को भी मेजर करेगा, उसके साथ साथ वो फीटल हार्ट रेट की भी ट्रेसिंग होती रहती है। तो इसमें अगर हम बहुत ही एकेडमिक पर्पज़ में जाएं या ऐसी जगह जाएं जहां रिसर्च चीज़ें चल रही हैं, तो वहाँ पे हमें या तो रूटीन में तो हमने ये बोल दिया कि इतने हैं तो हम कह रहे हैं एडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शन है, बट जब आप रिसर्च बेस में होते हैं तो आपको ऐसी सी चीज़ें बतानी पड़ती हैं जो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेटेड, आपके रिप्रोड्यूस्ड बाद में दोबारा। तो उसमें एक होता है मोंटेविडाओ यूनिट, इसमें हम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को मेजर करते हैं। तो 10 मिनट के पीरियड में 200 से 250 अगर ये आ रहा है तो इसको हम एडिक्वेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मानते हैं। सो दिस कैन बी आस्क्ड इन योर MCQ कि ये जो यूनिट्स हैं मोंटेविडाओ यूनिट्स, ये किसके लिए होती हैं? ये लेबर में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को, पावर को नापने के लिए ये होती हैं। नाउ एक होते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, वो आपको शुरुआत हो तो जाते हैं वो शुरुआत से ही, लेकिन दे आर पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। आपको सिर्फ पाल्पेशन पे पता चलेगा कि कुछ हो रहा है, लेकिन मदर को कोई पता नहीं चलता। जब लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में पहुंचते हैं तो वो कभी कभी आपका डल एक होने लगता है, उसके साथ में अगर वो मान लीजिए वो डल एक से घबरा के आपके पास आ रही है एट अराउंड 34-35 वीक्स और आपने उसे पाल्पेट किया, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन आपको ये नोट करना है कि जब वो कॉन्ट्रैक्शन चला गया है, उसका यूट्रस अब रिलैक्स है, उस समय भी उसको वो डल पेन महसूस हो रहा है। तो आपको उनसे कन्फ्यूज़ नहीं करना है कि वो भैया प्रीटर्म लेबर में
चली गई है। सो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन ही धीरे धीरे जब आपके सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, वो पेन से रिलेटेड हो जाते हैं, तो वो आपके लेबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ये तो आपका आ गया इसका पावर हो गया, पैसेंजर, पेल्विस। अब पैसेज, एक होता है एंगेजमेंट। वर्ड इज एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब है कि जो फीटल हेड है या प्रेजेंटिंग पार्ट जो भी है आपका, हम अभी लेबर का जब हम पढ़ेंगे तो हम हेड से रिलेट करेंगे, बट प्रेजेंटिंग पार्ट आपका ब्रीच भी हो सकता है। तो एंगेजमेंट का मतलब है कि जो आपका मैक्सिमम डायमीटर है इसका, वो आपका जो पेल्विक इनलेट है उसको क्रॉस करके अंदर घुस गया है, तो इसको हम कहते हैं एंगेजमेंट। तो दिस इज़ ए फेवरेबल साइन। अगर आपका एंगेजमेंट हो रहा है तो दैट मीन्स कि आपका जो इनलेट है वो एडिक्वेट साइज़ का है, वो आपका जो भी मतलब जितना भी आपका बेबी का साइज़ है वो उसके अकॉर्डिंग वो एडिक्वेट है। तो ये एंगेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, अगर आपको टर्म पे एंगेजमेंट मिलता है, किस में मिलता है, प्राइमी ग्रेविडा में। प्राइमी ग्रेविडा में दिस एंगेजमेंट ऑकर्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर इन लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी एट अराउंड 36-37 वीक्स जो होता है आपका एंगेजमेंट हो जाता है। लेकिन इन मल्टी ग्रेविडा दिस ऑकर्स एट द ऑनसेट ऑफ लेबर। सो अगर आपका किसी प्राइमरी ग्रेविडा में इफ शी इज कमिंग टू यू एट टर्म और उसका एंगेजमेंट हो चुका है, तो इसका क्या मतलब है, दिस इज ए गुड साइन कि कम से कम उसका जो पेल्विस है, आप जब इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे तो आप उसका मिड पेल्विस और आउटलेट भी देखेंगे, लेकिन इनलेट जो है वो क्रॉस कर गया है, तो दैट इज़ वन ऑफ अ गुड साइन, फेवरेबल फॉर कि आपका इसमें सीपीडी के चांसेस कम होंगे, नील नहीं होंगे, क्योंकि आपका मान लीजिए मिड पेल्विस में या आउटर पेल्विस में कोई समस्या है तो वो हो सकती है, लेकिन आपका एक अच्छा वेलकम साइन होता है। तो ये तो अभी हमने पढ़ा व्हाट इज़ नॉर्मल लेबर। अब हम एक पढ़ेंगे कार्डिनल मूवमेंट। ये सारी इनकी डिटेल में अलग अलग वीडियोस में आपको लेकर आऊँगी, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो कार्डिनल मूवमेंट होती हैं लेबर की, वो किसके संदर्भ में होती हैं, वो पैसेंजर के संदर्भ में होती हैं। कार्डिनल मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स जो आपके प्रेजेंटिंग पार्ट पे हो रही है टू नेगोशिएट थ्रू द मैटरनल पेल्विस, वो कार्डिनल मूवमेंट होती हैं। तो सबसे पहला तो मैंने आपको बताया वो एंगेजमेंट हो गया है। एंगेजमेंट होने के बाद में, एंगेजमेंट कब होता है प्राइमरी ग्रेविडा में, एट अराउंड 37-36 वीक्स के आसपास हो जाता है इन मल्टी ग्रेविडा, एंड दिस एंगेजमेंट दिस स्टेप टेक्स प्लेस एट द ऑनसेट ऑफ लेबर। इवन इफ वो आपको 40 वीक्स पे आ रही है, मान लीजिए आप उसको पाल्पेट करेंगे, अगर फीटल हेड देखेंगे तो वो आपको फ्रीली फ्लोटिंग मिलेगा। इफ शी इज़ मल्टी ग्रेविडा, डोंट गेट कन्फ्यूज कि भैया इसमें तो एंगेजमेंट हुआ नहीं है तो इसमें सीपीडी हो सकती है, क्योंकि मल्टी ग्रेविडा में ये लेबर के इनिशिएशन होने के बाद एंगेज होता है। प्राइमरी ग्रेविडा में ये आपका पहले एंगेज हो जाता है। एंगेजमेंट के बाद में क्या आएगा, डिसेंट। अब ये जो डिसेंट है, ये अब हम जैसे एक के बाद एक पढ़ेंगे कि अब ये मूवमेंट होगी, अब ये मूवमेंट होगी हेड पे, अब ये मूवमेंट होगी, लेकिन जो डिसेंट है दिस कंटिन्यूज थ्रू आउट द लेबर। तो जो बाकी मूवमेंट हो रही हैं उनके साथ साथ ये डिसेंट चलता जा रहा है। ये इस डिसेंट के ऊपर बाकी ऑल अदर मूवमेंट्स दे आर सुपर इम्पोज्ड। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर कि डिसेंट यानी कि जो हेड है उसका स्टेशन है, उसका जो पोजीशन है वो धीरे धीरे पेल्विस में आगे की तरफ नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड डिसेंट। तो दिस डिसेंट इज ऑकरिंग थ्रू आउट द लेबर एंड इट इज रेस्ट ऑल कार्डिनल मूवमेंट्स आर सुपर इम्पोज्ड ऑन डिसेंट। फिर उसके बाद होता है फ्लेक्जन। जब फीटल हेड आपका एंटर कर रहा है उसके बाद वो फ्लेक्जन में, कंप्लीट फ्लेक्जन में आ जाएगा। उसके पीछे क्या, फिर आ गया आपका फ्लेक्जन। फ्लेक्जन के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द थ्योरी, जो मैकेनिक्स है इसकी वो हम जब डिटेल में पूरा एक एक पार्ट को पढ़ेंगे तब आपको मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। फिर जो आपका एक फ्लेक्जन, आपका पहले एंगेजमेंट हुआ, फिर उसका डिसेंट हो रहा है, फिर फ्लेक्जन हो रहा है। फ्लेक्जन होने के बाद में फिर वो इंटरनल रोटेशन होता है। शोल्डर अपनी जगह रह जाते हैं, जो आपका हेड है और नेक पे ट्विस्ट लेके वो हेड जो है वो आपका एंटेरो, ये ऐसे घुस रहा है पेल्विस के अंदर, और थोड़ी देर में क्या होगा कि ये आपका एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर में इसका मैक्सिमम आपका ये एंटेरो पोस्टीरियरली
आ जाएगा। तो ये इंटरनल रोटेशन हो रही है। दिस इज ऑकरिंग एट 1/4 ऑफ द सर्कल। ये ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है नेक पे, सब डिटेल हम देखते जाएंगे। तो ये फिर हो गया इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन के साथ डिसेंट चल रही है, वो बिल्कुल नीचे पेरिनियम के पास पहुंच गया। फिर वहाँ पे जब क्राउनिंग होती है उसके बाद क्या होगा, जो हेड की जो डिलीवरी है वो बिल्कुल आपका फ्लेक्स पोजीशन में है, और जब उसकी डिलीवरी होगी तो वो आपकी एक्सटेंशन के साथ होती है। तो नेक्स्ट इज द फ्लेक्शन के अपोजिट मूवमेंट क्या होगी, एक्सटेंशन। वो हेड की जो बिल्कुल नीचे जा रहा है ऐसे, वो फिर एक्सटेंशन होके बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद में जो अंदर इंटरनल रोटेशन है वो 2 प्रकार के होते हैं, उसी के साथ साथ 2 प्रकार के बाहर एक्सटर्नल रोटेशन होते हैं। जो फर्स्ट होता है उसको कहते हैं रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन और फिर एक्सटर्नल रोटेशन। तो रेस्टिट्यूशन क्या होता है, जो अंदर नेक पे ट्विस्ट होके थोड़ा सा हेड आपका चेंज हुआ है वो आपका अपनी पोजीशन पे आ जाता है, लेकिन ये हो गया रेस्टिट्यूशन। एकदम पैसिव मूवमेंट होती है वो हेड पे उल्टी डायरेक्शन में, जो अंदर इंटरनल रोटेशन हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। और एक्सटर्नल रोटेशन क्या होता है, अब जो है वो बेबी के जो शोल्डर हैं जो ऑब्लिक में हैं आपके डायमीटर में, वो अब आपके एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर में आते हैं। तो ये जो मूवमेंट कॉज हो रही है ये एक्सटर्नल रोटेशन आपकी होती है। तो ये आपका हो गया एक्सटर्नल रोटेशन। और उसके बाद बर्थ ऑफ द शोल्डर, एंटीरियर शोल्डर, एंड देन कंप्लीट एक्सपल्शन ऑफ द बेबी। सो ये आपका ये कार्डिनल मूवमेंट आपके हेड पे चल रही हैं। अब इसमें क्लिनिकल फाइंडिंग कैसे आएगी, अब हमें ये सब कुछ चीज़ें जो हैं ये तो अपने दिमाग में रखनी है। ये सब कुछ हमें होते हुए ज़्यादा नज़र नहीं आता है, खासकर जो अंदर हो रहा है। बाहर ये रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन तो हमें नज़र आता है, लेकिन क्लिनिकल फाइंडिंग अब हम कैसे देखेंगे। लेबर अगर हम कह रहे हैं कि हाँ भैया लेबर में है वुमेन, तो उसका मतलब क्या है, उसके कितने स्टेजेस हैं। देयर आर 3 स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज का मतलब क्या होता है, जब लेबर स्टार्ट हुआ तब से लेके फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। जो आपका सर्विक्स है वो टोटल फुल डायलेट हो गया है। फुल डायलेट का मतलब है जब आप पर वेजिनल एग्जामिनेशन करते हैं, आपको अंदर मान लीजिए प्रेजेंटिंग पार्ट नज़र आ रहा है, फील हो रहा है, और आप जब उसको चारों तरफ महसूस करते हैं तो आपको कहीं पे भी कोई भी सर्विक्स नज़र महसूस नहीं होती है। जब नए नए हम कभी जब हम फर्स्ट टाइम ऐसा पीवी एग्जामिनेशन करते हैं और एक बड़ी अजीब सी फिर हम फाइंडिंग कहते हैं अरे इसमें तो सर्विक्स ही नहीं है, तो जहाँ आपको सर्विक्स नज़र ना आए और सिर्फ प्रेजेंटिंग पार्ट नज़र आ रहा है एंड यू कैन नॉट फील दैट सर्विक्स, दैट मीन्स फुल डायलेटेशन हैज़ ऑकर्ड। नाउ सेकेंड स्टेज इज जब आपकी फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स हो गई है, वहाँ से लेके जो बेबी आपका बाहर आया है वो आपका सेकेंड स्टेज होती है। और थर्ड स्टेज बेबी के बाहर आने के बाद से जो प्लेसेंटा है आपका जो अटैच है अंदर बेबी के डिलीवर होने के बाद, फिर वो अपने आप को डिटैच करता है और वो बाहर आता है, दैट इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। सो फर्स्ट स्टेज इज अगेन डिवाइडेड इनटू लेटेंट एंड एक्टिव। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेटेंट एंड एक्टिव। अब ये लेटेंट फेज कितनी देर तक माना जाता है इसका डिबेटेबल है। ये अलग अलग जगह अलग अलग माना जाता है, अलग बुक्स में आपको अलग मिलेगा। बट लेटेंट में क्या है, देयर इज़ अ स्लो डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स, और जब वो लेटेंट फेज को क्लियर करके एक्टिव फेज में आता है तो जो वो डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स है वो आपका जो है वो फास्ट हो जाता है। तो लेटेंट फेज पहले कहा जाता था कि अप टू 3 सेंटीमीटर ऑफ डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स हम लेटेंट बोलते हैं, तब तक तो वो बहुत स्लो होता है। क्लोज सर्विक्स से 3 सेंटीमीटर तक ओपन होने में लेटेंट फेज होता है, वो लंबा चलता है। उसके बाद वो एक्टिव में पहुंच गया, यानी कि अब वो फास्ट हो रहा है तो 3 लेकिन अब अगर हम ACOG की गाइडलाइंस को देखेंगे तो लेटेंट आपका जो है अप टू 6 सेंटीमीटर को हम लेटेंट फेज बोलते हैं। तो इसमें स्लोअर डायलेटेशन होता है, एक्टिव में फास्ट होता है, और ये जो डिसेंट है वो भी उसी तरीके से चलता है। जो सेकंड स्टेज है वो भी आपका 2 तरीके से हो सकता है। एक में तो डिसेंट होती है, वो आपका पेरिनियम तक आता है और उसके बाद वो एक्सपल्शन होता है। तो उसमें जब आपका फुल डायलेटेशन हो जाता है तो इसमें साथ में बियरिंग डाउन एफर्ट भी वुमेन को महसूस होने लगते हैं। उसका मन करता है कि वो धकेले हर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के बाद, तो उसको हम बियरिंग डाउन एफर्ट बोलते हैं। सो फर्स्ट स्टेज में बियरिंग डाउन एफर्ट करके
कोई फ़ायदा नहीं होगा, इन स्पाइट इट विल कॉज हार्म। सो यू हैव टू रीएश्योर द वुमेन कि भाई जब आपको कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, कई बार उनके रिलेटिव जो घर की बूढ़ी महिलाएं हैं या जो उनकी आस पड़ोस से पहले बात हुई होती तो उनको कहा जाता है कि जितना ज़्यादा तुम पुश करोगे ना तो तुम्हारा बेबी जल्दी बाहर आएगा। सो क्या होता है, एक तो उसमें एग्जॉस्ट हो जाती हैं, वो पूरा इतना लंबा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में अगर वो बियरिंग डाउन करती है तो एक तो वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं, सेकेंड वो आपका जो पेल्विक फ्लोर जो है उस पर स्ट्रेन पड़ता है और बाद में उसके कॉम्प्लिकेशंस उनको पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स में नज़र आते हैं। सो आपको महिला को एश्योर करना है जब वो लेबर में है कि भाई अभी तुम्हें बियरिंग डाउन नहीं करना है, यू जस्ट बी काम क्वाइट, और आप बियरिंग डाउन अभी ना करें। जब वो सेकंड स्टेज में आती है तो उसको स्पॉन्टेनियस बियरिंग डाउन का एफर्ट महसूस होता है। तो जब एक वुमेन कह रही है कि नाउ अब मेरा मन कर रहा है कि मैं पुश करूं बाहर, तो उस समय आपको उसका पीवी एग्जामिनेशन ज़रूर करना है, क्योंकि मोस्टली शी इज़ अ फुल्ली डायलेटेड केस नाउ। सो आपको बियरिंग डाउन के एफर्ट, और ये जो बियरिंग डाउन है, ये जो हमने पावर देखा था, यूट्राइन पावर जो कॉन्ट्रैक्शन है उसमें ये और हेल्प करके बेबी को जल्दी बाहर पुश करता है। तो बियरिंग डाउन ड्यूरिंग सेकेंड फेज इज इम्पॉर्टेंट। एंड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, इन दोनों की प्राइमरी और मल्टी ग्रेविडा में ड्यूरेशन अलग अलग होती है, बट एक चीज़ की ड्यूरेशन दोनों में कॉमन है, वो है स्टेज 3, जो आपका प्लेसेंटा कितने टाइम में बाहर आना चाहिए, हम कितना टाइम तक वेट कर सकते हैं। दिस इज़ अराउंड मैक्सिमम 30 मिनट्स, दिस इज़ मैक्सिमम 30 मिनट। अब जो लेटेंट और एक्टिव फेज़ है, ये कहते हैं कि लेटेंट फेज जो है प्राइमरी ग्रेविडा में अप टू 20 आवर्स इज ऑल्सो नॉर्मल, और मल्टी में इट इज़ 12 आवर्स, इट इज़ नॉर्मल। अब जब हम लेटेंट फेज में हैं, एक्टिव फेज में आ गए, और एक चीज़ आती है जो हम पढ़ते हैं फेलियर ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लेबर, उसके लिए हम कई बार सिजेरियन करते हैं। तो अब ये फेलियर ऑफ या अरेस्ट ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लेबर, ये कब कहते हैं, पहले इसका क्या क्राइटेरिया था, अब उसका रिसेंट क्राइटेरिया क्या है, ये पता होना चाहिए। एंड ये आपको इफ़ यू आर अ पोस्ट ग्रेजुएट तब तो ये बहुत ही बार आपसे पूछा जाएगा, और अगर आपको ये इसका एग्जैक्ट नहीं पता है तो दैट मीन्स आपका जो पीजी टीचर है वार्ड राउंड में आपको हर बार इस चीज़ के बारे में पूछते रहेंगे। पहले जो माना जाता था वो ये माना जाता था कि अगर आपका 2 आवर्स तक सर्वाइकल डायलेटेशन चेंज नहीं होता है इन स्पाइट ऑफ गुड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, तो हम उसको फेलियर टू प्रोग्रेस कहते थे। तो जब आपका फेलियर टू प्रोग्रेस है देन यू विल पुट द आप कह रहे हैं कि भाई आपका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एडिक्वेट है, और आपका 2 घंटे में कोई भी सर्वाइकल डायलेटेशन में परिवर्तन नहीं हुआ, तो वो इंडिकेशन हो जाती थी सिजेरियन की। सो प्राइमरी सिजेरियन सेक्शन, अब प्राइमरी सिजेरियन सेक्शन रेट को कम करने के लिए, जिससे कि माँ और बच्चे दोनों पे बुरा असर ना हो, तो और स्टडी किया गया, और ACOG की जो सेफ प्रिवेंशन ऑफ प्राइमरी सिजेरियन सेक्शन है उसके हिसाब से जो आपका फेलियर ऑफ प्रोग्रेशन जो कहा जाता है, अरेस्ट ऑफ प्रोग्रेशन कहते हैं, कि अगर 6 सेंटीमीटर डायलेटेड है और वो 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, 4 आवर्स 6 आवर्स, 4 आवर्स कैसे, 4 आवर्स विद एडिक्वेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड 6 आवर्स उसको ऑक्सीटोसिन लगा के। सो नाउ दिस इज़ द क्राइटेरिया। सो वो हमने जो 2 घंटे का था उसको हमने इस तरीके से 4 और 6 आवर्स में कन्वर्ट किया है। तो इसको हम अब कहेंगे कि हाँ ये अब आगे प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तब हम इसको प्राइमरी सिजेरियन। तो इस कंडीशन में अगर हम वेट करते हैं कि 6 सेंटीमीटर से आगे वो 4 घंटे तक नहीं बढ़ रही है, आप जब पार्टोग्राम जो है वो रिप्रेजेंटेशन होता है, पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन, वो भी हम आपका एक अलग वीडियो में करेंगे। तो उसके लिए जब आप ट्रेस लगाते हो कि डायलिटेशन अरेस्ट हो गया 6 से 4 घंटे तक विद स्पॉन्टेनियस, आपका अगर अच्छे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है तो, और अगर आपने उसको ऑक्सीटोसिन लगा रखा है ड्रिप में, तो 6 आवर्स तक हमको वेट करना है। अगर वो नहीं बढ़ रहा है देन वी विल टेक हर फॉर सिजेरियन सेक्शन। सो दिस विल रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ प्राइमरी सिजेरियन सेक्शन, और इस क्राइटेरिया से कोई हार्म, एक्स्ट्रा हार्म बेबी या मदर को नहीं होता है। सो दे रिमेन इन गुड कंडीशन अप टिल this thing. So this is very frequently asked if you are a postgraduate and also if you are a undergraduate student.
लेबर को जो डिटेल जिसने बताया था 1967 में, ये नाम आपको पता होना चाहिए कि किसका योगदान था, फ्रीडमैन का। उन्होंने ही सारा डिटेल बताया था कि कितने घंटे का लेटेंट होगा, कितने घंटे का आपका एक्टिव होगा, और कितने रेट ऑफ जो आपका सर्वाइकल डायलेटेशन का रेट प्राइमरी में मल्टी में क्या है, जो उन्होंने 1967 में बताया था। बाद में इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया है लेटर। तो इन्होंने तो ये बताया था अरेस्ट ऑफ डायलेटेशन इज 2 घंटे तक अगर वो आपका डायलेट नहीं हो रहा है एक्टिव लेबर में, तो इसलिए उसको हम कहते थे। तो उससे सिजेरियन प्राइमरी सिजेरियन सेक्शन रेट ज़्यादा था। अब हमने उसको बढ़ा दिया है कि 6 सेंटीमीटर तक, पहले 3 सेंटीमीटर मानते थे, ऑनसेट ऑफ एक्टिव लेबर को 3 सेंटीमीटर मानते थे, अब इसको हम 6 सेंटीमीटर डिफाइन कर रखा है। 6 सेंटीमीटर पे अगर वो अटक गई है मान लीजिए, उसके बाद वो नहीं डायलेट हो रही है, कितना 4 आवर्स ऑन स्पॉन्टेनियस एंड 6 आवर्स विद ऑक्सीटोसिन ड्रिप, तब हम कहेंगे। पहले हम क्या कहते थे कि 3 सेंटीमीटर से एक्टिव फेज स्टार्ट हो गया है, और अगर 3 सेंटीमीटर के बाद 2 आवर्स तक उसमें मान लीजिए वो 4 सेंटीमीटर हो गई, और 2 घंटे के बाद में भी वो 4 सेंटीमीटर ही रह गई, तो हम कह देंगे कि भाई ये तो प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो ना, अब ये हम इसको इस तरीके से नहीं देखते हैं। दूसरी चीज़, जो रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेटेशन है वो प्राइमरी ग्रेविडा में अलग होता है और मल्टी ग्रेविडा में अलग होता है। प्राइमरी ग्रेविडा में हम मानते हैं एक्टिव लेबर में 1.2 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से प्राइमरी ग्रेविडा में होगा, और अराउंड 2 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से मल्टी में डायलेटेशन होता है, 1.5 to 2 सेंटीमीटर। सो ये हमारा हो गया। अब हम आ गई बात की, जब हम ये देख रहे हैं तो हमें वेजाइनल एग्जामिनेशन कितना फ्रिक्वेंटली करना चाहिए। सबसे पहला तो एक वेजाइनल एग्जामिनेशन हमें कब करना चाहिए, जब भी महिला कह रही है कि भाई मुझे बियरिंग डाउन एफर्ट कब महसूस हो रहा है, तब हम उसका क्या करेंगे, वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे टू चेक कि नाउ शी इज़ इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। उसके अलावा जब वो फर्स्ट स्टेज में है तब आप उसका 2 आवरली टू 4 आवरली पीवी एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ये तो हो गया वेजाइनल एग्जामिनेशन। ये कम क्यों करते हैं, ताकि जिससे कि आपके इन्फेक्शन रेट कम हो। अब ये हो गया वेजाइनल एग्जामिनेशन, लेकिन क्योंकि वो साथ में वहाँ पे फीटस भी है, जब वो लेबर में है तो हमें फीटल मॉनिटरिंग भी करनी है। जैसे हमने यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को देखा था कि हम 3 तरीके से उसको पाल्पेट कर सकते हैं, एक तो पाल्पेशन, देन एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो फीटल के हम चेक करने के लिए कि वो कैसा है, उसके हम FHS चेक करते हैं। तो FHS को चेक करने के भी ऐसे ही 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है इंटरमिटेंट ऑस्कल्टेशन, जो लो रिस्क वुमेन है, इंटरमिटेंट ऑस्कल्टेशन इज इनफ। अब ये इंटरमिटेंट ऑस्कल्टेशन कितनी कितनी देर में होना चाहिए ड्यूरिंग एक्टिव लेबर, ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज एवरी 30 मिनट, एंड ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज एवरी 15 मिनट। सो दीज आर ऑल प्रैक्टिकल टिप्स एंड दे आर वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड। जब आप वार्ड राउंड में होंगे आप, तो आपसे ये चीज़ें पूछी जाती हैं। आप लेबर रूम के राउंड पे हैं या आप वार्ड में पोस्टमार्टम वार्ड में राउंड में हैं, तो ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है। तो आपको जो फीटस को कैसे मॉनिटर करना है, इट कैन बी आइदर इन लो रिस्क केसेस इंटरमिटेंट ऑस्कल्टेशन। तो कितनी कितनी देर में आप इंटरमिटेंट ऑस्कल्टेशन करेंगे, 30 मिनट्स इन फर्स्ट स्टेज, एंड जब वो सेकेंड स्टेज में है तो एवरी 15 मिनट। और एक टाइम पे और आप एक्स्ट्रा करेंगे, कब करेंगे, जब आप ARM करते हैं, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स करते हैं, तो उसके पहले आप एक बार FHS सुनेंगे, उसके बाद में भी ARM करने के बाद आप फिर से FHS लोकेट करेंगे और आप उनको पूरा 1 मिनट तक सुनेंगे, ये देखने के लिए कि कहीं उसमें कोई डिसेलरेशन नहीं हो रहा है। तो ये आपका इंटरमिटेंट हो गया। सेकेंड इज एक्सटर्नल मॉनिटरिंग कंटिन्यूअस, जो फीटल FHS का, जो हम फीटल हार्ट रेट का जो ट्रेस निकालते हैं एक्सटर्नल, जो हाई रिस्क केसेस होते हैं, हाई रिस्क जिसमें हमें पता है इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, प्री एक्लेम्शिया है, एनीमिया है, मैटरनल हार्ट डिसीज़ है, या जो भी इस तरीके की हाई रिस्क केसेस होते हैं जिसमें फीटस इज एट रिस्क, उसमें हम एक्सटर्नल कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते हैं। और एक होता है इंटरनल
अगर मान लीजिए आपका प्रीवियस कोई मिसहैप है या बहुत ही हाई रिस्क केस है, तो उस केस में आप आफ्टर डूइंग ARM, जैसे आप कैथेटर प्लेस करेंगे अपना फॉर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मॉनिटरिंग, उसी समय आप फीटल पे का भी उसके लिए लगा सकते हैं। तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर सकते हैं, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, एक्सटर्नल कंटिन्यूस ही काफ़ी सफिशेंट हो जाता है। और कितने कितने घंटों में आप वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे? 2 to 4 आवर, और fetal heart rate monitoring every 30 minutes in first stage of labor. So this is very basic things and one must remember them. जब आप लेबर रूम ड्यूटी पे होते हैं, लेबर रूम में होते हैं, आपका क्लिनिकल पोस्टिंग होती है, तो आप इन चीज़ों को हमेशा एक हैबिट में बनाने की कोशिश कर सकते हैं। कब करेंगे? अगर आपको पता होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाउ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में पहले डिसेंट होता है और उसके बाद एक्सपल्शन होता है, वो हमको उसकी जो आपकी मैक्सिमम ड्यूरेशन पहले कहते थे कि 2 आवर्स प्राइमरी ग्रेविडा में है और ½ एन आवर फॉर मल्टी ग्रेविडा, लेकिन वो भी अब हमारी जो डेफिनेशन है वो चेंज हो गई है। जो नॉर्मल आपका एक्सेप्टेबल टाइम लिमिट है वो चेंज हो गया है। मीडियल एक एवरेज 50 मिनट हम प्राइमरी ग्रेविडा में कहते थे, 20 मिनट हम मल्टी ग्रेविडा में कहते थे। मैक्सिमम 2 आवर्स इन प्राइमरी ग्रेविडा एंड 30 मिनट इन मल्टी ग्रेविडा, लेकिन अब इसको बदल दिया है इसी वजह से, फॉर प्रिवेंशन ऑफ सेफ प्रिवेंशन ऑफ प्राइमरी सिजेरियन सेक्शन के लिए। प्राइमरी सिजेरियन सेक्शन कौन सा होता है? जो हम फर्स्ट टाइम जो हम सिजेरियन सेक्शन कर रहे हैं उसको प्राइमरी सिजेरियन सेक्शन कहते हैं। ऑलरेडी कोई किसी का सिजेरियन हुआ है पहले और हम उसको फिर शी इज़ अ प्रीवियस सिजेरियन केस और हम उस पर सिजेरियन दोबारा कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी सिजेरियन। सो प्राइमरी सिजेरियन के लिए अगर आपको है तो आपको बहुत ही सोच समझ के फैसला लेना होता है, क्योंकि then after doing this in her next pregnancy she will be having a high risk factor, that is previous cesarean section. So primary cesarean को हम जितना prevent कर सकते हैं उतना अच्छी बात होती है, लेकिन उसमें किस हद तक हम वेट कर सकते हैं, किस हद तक हम रुक सकते हैं, वो हमें पता होना चाहिए, जिससे कि आउटकम ऑफ बेबी एंड मदर दोनों को ही आपको हार्म नहीं होने देना है। कि भाई सिजेरियन नहीं करना है बेबी को, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा ये अप्रोच नहीं होना चाहिए। तो इसलिए एक इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है स्टडीज़ को करके। तो अभी जो है मैक्सिमम जो लिमिट है इसकी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की, दैट इज़ अराउंड 2.8 आवर्स for without analgesia and 3.6 hours with epidural analgesia in primary gravida. So ये 2 से 2.8 हो गया है, देख लीजिए 2.8 hours and 3.6 hours. Now in this multiparous, इसमें 2 hours up to 2 hours with analgesia, ये हमारा अपर लिमिट हो गई है। तो वी कैन वेट फॉर दिस मच ड्यूरेशन प्रोवाइडेड कि फीटल हार्ट रेट अच्छा चल रहा है। मान लीजिए कि अभी उसको 1 ही घंटा हुआ है और फीटल हार्ट रेट अच्छा नहीं चल रहा है, तो फिर आप नहीं इतना वेट करेंगे कि नहीं किताबों में तो कह रखा है कि भाई इतना करना है। वो कब है? जब बाकी मदर भी गुड कंडीशन में है, बेबी भी गुड कंडीशन में है, देन यू कैन वेट फॉर दिस मच टाइम। दे बोथ हैव टू बी इन गुड कंडीशन। नाउ व्हाट नेक्स्ट? डिलीवरी। अब डिलीवरी जब होती है, एक्सपल्शन ऑफ द बेबी इनटू आउटसाइड वर्ल्ड। अब डिलीवरी के साथ एक आती है एपिजियोटॉमी। सो एपिजियोटॉमी, ये भी एक बहुत अच्छा फेवरेट क्वेश्चन है, स्पेशली फॉर पोस्ट ग्रेजुएट ऑल्सो। आपसे पूछा जाएगा, बहुत बेसिक है, आपको पता होना चाहिए कि क्या हर डिलीवरी के लिए एपिजियोटॉमी मस्ट है, या अब जैसे हम पहले पढ़ते थे कि हर प्राइमरी ग्रेविडा में हम कहते थे एपिजियोटॉमी देनी चाहिए, लेकिन नाउ इट हैज़ ऑल्सो चेंज्ड। एपिजियोटॉमी हमें जो है, इट इज़ नॉट अ रूटीन, इट हैज़ नॉट टू बी अ रूटीन कि कोई भी प्राइमरी ग्रेविडा डिलीवर हो रही है तो एपिजियोटॉमी उसको दे दो और डिलीवरी कर लो, नहीं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपके उस समय सर्कमस्टांसेस क्या है। प्राइमरी ग्रेविडा दे डू डिलीवर विदाउट एपिजियोटॉमी वेरी वेल। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होता है और अच्छे से आपको वल्वल सपोर्ट देना होता है। तो एपिजियोटॉमी के जो हार्म है वो क्या हार्म होते हैं? एक तो एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है, दूसरा उसमें 3rd डिग्री पेरिनियल टियर वो एक्सटेंड कर सकता है कहाँ तक? एनल स्फिंक्टर तक।
एंड 4th डिग्री पेरिनियल टियर, आपका रेक्टल म्यूकोजा भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये 3, और 4th वन इज जो आपका रिजम्पशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी आफ्टर डिलीवरी है वो डिलेड हो जाती है। तो दे आर द 4 ड्रॉबैक ऑफ गिविंग रूटीन एपिजियोटॉमी टू ऑल। एक तो मदर का ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, सेकेंड इज एक्सटेंड होके इट कैन लीड टू 3rd डिग्री और 4th डिग्री पेरिनियल टियर, एंड 4th वन इज रिजम्पशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी आफ्टर डिलीवरी इज डिलेड। सो दिस इज ऑल अबाउट एपिजियोटॉमी के जो हजार्ड हैं। तो आपको एपिजियोटॉमी देख के देनी है। अगर आपको लग रहा है कि मान लीजिए आपको थोड़ा सा एक्सपेडाइट करना है, जल्दी करना है डिलीवरी, थोड़ा फीटल हार्ट वेरिएबल होने लगता है, तो आप कर सकते हैं। या आपको दिख रहा है कि भाई ग्राउंडिंग के बाद में और जब एक्सटेंशन की तरफ वो आ रहा है तो उसमें आपको ऐसा दिख रहा है कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट टिश्यू जो है वो इतना इलास्टिक नहीं है, उस कंडीशन में भी आप उसको एपिजियोटॉमी दे सकते हैं। तो एपिजियोटॉमी के बारे में पूरा उसका क्या क्या टाइप्स होती हैं, क्या शेप्स होती हैं, उसकी सूचरिंग, उसके इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। अब आता है डिलीवरी होने के बाद हम जो कॉर्ड है उसको कट करते हैं। कॉर्ड को हम क्लैम्प करके कट करते हैं, डबल क्लैम्प। डबल क्लैम्प का मतलब एक मदर की साइड, एक बेबी की साइड, और बीच में से हम उसका कट करते हैं। तो कॉर्ड क्लैंपिंग कब होनी चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू ACOG डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग। अब डिलेड का मतलब कितनी डिले, कितने समय तक आप रुकेंगे, उसको डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग कहने के लिए। आप 5 मिनट रुकेंगे, आप 15 मिनट रुकेंगे, आप 3 मिनट रुकेंगे। तो डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, हाउ मच डिलेड, व्हाट इज द टाइम क्राइटेरिया? सो इट इज 30 to 60 सेकेंड। और इसमें एक और क्राइटेरिया है, जो बेबी है वो मदर से लोअर लेवल पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेबी वहाँ है, मदर वहाँ है और आपने बेबी को ऐसे ऊपर कर लिया और आप कह रहे हैं कि अभी हम वेट कर रहे हैं, कॉर्ड क्लैंप डिले करेंगे। नो, बेबी को आपको मदर से नीचे पोजीशन पे रखना है और 30 to 60 सेकेंड आप वेट करके कॉर्ड को क्लैंप कर सकते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेज हैं। ACOG इट रिकमेंड्स डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग। इसके जो एडवांटेज हैं बेबी में, वो 5 एडवांटेज होते हैं। वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिलेड कॉर्ड। पहले तो पूछा जाएगा कि डिलेड का मतलब क्या, हाउ मच डिलेड, 30 to 60 सेकेंड। अब ये 30 to 60 सेकेंड बेबी को नीचे रखना है, लेवल ऑफ मदर के लेवल से वो नीचे होनी चाहिए, बेबी जो है आपका नीचे होना चाहिए। अब इसके जो एडवांटेजेस हैं, वो सबसे पहला क्या है कि जो आयरन लेवल है बेबी में, एक तो वो ज़्यादा रहता है फर्स्ट। सेकेंड इज़ कि जो आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो नीड है वो कम हो जाती है। बेबी में हेमोग्लोबिन लेवल भी अच्छा रहता है, आयरन लेवल भी अच्छा रहता है। देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड कम हो जाती है बेबी में, और इंसिडेंस ऑफ नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस कम हो जाता है, एंड ऑल्सो इंसिडेंस ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर हिमरेज भी कम हो जाता है बाय दिस प्रैक्टिस ऑफ डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग। अब एक नेक्स्ट, आपने ये सब बता दिया। अब एग्जामिनर वाकई में जानना चाहता है कि आप सच में फुल मार्क्स डिजर्व करते हैं क्या वाइवा में। तो वो एक क्वेश्चन पूछेगा, क्या हम प्री टर्म में भी डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करेंगे? येस, ऑफ कोर्स। जो डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग है, ACOG की जो गाइडलाइन है, दैट इज़ एप्लीकेबल टू बोथ प्री टर्म एंड टर्म इन्फेंट्स। तो ऐसा नहीं कि भाई आपसे एग्जामिनर ने घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या तुम प्री टर्म में भी करोगे, तो आप सोचोगे कि अरे नहीं, प्री टर्म में तो बेबी तो छोटा है, फिर उसको ब्लड ज़्यादा मिलेगा तो शायद उसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी, तो आप कह देंगे नहीं, तो वहाँ आप अपना नंबर कटा लेंगे। सो आपको ये दिखाना है कि येस यू हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट। आप उसे बताएंगे येस इन प्री टर्म एज वेल एज इन टर्म। तो उसके 5 बेनिफिट, बेबी का हीमोग्लोबिन अच्छा रहता है, उसके आयरन रिजर्व अच्छे रहते हैं, नीड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज लेस, इंसिडेंस ऑफ नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस इज लेस, एंड इंसिडेंस ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर हिमरेज इज ऑल्सो लेस। नाउ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो है, अब जो ऑल ओवर जो एक होता है आपका इसमें जो अपने आप हो रहा है, अपने आप वो प्लेसेंटा रिलीव हो रहा है और निकल आएगा। एक होता है आपका एक्टिव इंटरवेंशन। एक्टिव इंटरवेंशन ऑफ थर्ड स्टेज इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू अवॉइड द चांस ऑफ रिटेन प्लेसेंटा एंड टू अवॉइड द चांस ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। एक्टिव इंटरवेंशन क्या होती है? वी गिव ऑक्सीटोसिक्स जो हैं, और उसके बाद में हम कंटिन्यूड कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन
का एक मैन्यूवर है, वो हम उसको फॉलो करते हैं। तो जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद कुछ देर आर साइंस, हमें कैसे पता चलेगा कि प्लेसेंटा सेपरेट हो गया है? तो देर आर साइंस ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। तो एग्जामिनर में आस्क यू व्हाट आर द साइंस ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। एक तो होता है कि देयर इज फ्रेश गश ऑफ ब्लड थ्रू द वेजाइना। जब वो प्लेसेंटा सेपरेट होता है तो जो ब्लड एकदम से फ्रेश गश ऑफ ब्लड निकल के आता है वेजाइना में से। सेकेंड, देयर इज एपेरेंट लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड। अब ये एपेरेंट लेंथनिंग क्या होता है, ये क्या बोला है? लेंथनिंग मतलब कॉर्ड आपकी लंबी हो जाती है। क्या वाकई में कॉर्ड लंबी हो जाती है? इज इट अपेरेंट और इज इट ट्रू कि भाई डिलीवरी के बाद, बच्चा निकलने के बाद कॉर्ड की लंबाई बढ़ जाती है? सो वो कॉर्ड की लंबाई नहीं बढ़ती है, दैट इज अपेरेंट लेंथनिंग। पहले आपका प्लेसेंटा यहाँ था, ये कॉर्ड थी, ये बाहर आ रही थी, यहाँ पे आपका क्लैंप लगा हुआ है। अब क्या होगा, जब ये प्लेसेंटा सेपरेट होके यहाँ आ जाएगा तो ये आपका और नीचे चला जाएगा। यहाँ पे आपका प्लेसेंटा आ गया यूट्रस से बाहर, तो ये जो कॉर्ड है वो आपको ऐसा लगेगा कि वो ज़्यादा नीचे को लटक गई। तो इसको क्या कहते हैं? एपेरेंट लेंथनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये एक सेकेंड साइन है। देन जो, क्योंकि ये यूट्रस अब प्लेसेंटा के ऊपर बैठा है तो यूट्रस थोड़ा सा आपका ऊपर हो जाता है और यू कैन फील अ सुप्राप्यूबिक बल्ज। सुप्राप्यूबिक एरिया में आपको हल्का सा बल्ज नज़र आता है, वो वहाँ पे प्लेसेंटा वो जगह जो ऑक्यूपाई करता है। तो एक तो वो होता है। एंड लास्ट वन इज जो यूट्रस है वो एकदम फर्म, ग्लोबुलर एंड वो फर्म हो जाता है आपका, क्योंकि उसमें से सब अब निकल गया है, उसकी टोन अपनी अच्छी आ जाती है, वो रिट्रैक्ट हो चुका होता है, तो वो आपको एक अलग फर्म एंड ग्लोबुलर स्ट्रक्चर आपको एब्डोमेन में महसूस होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइंस ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। अब इसके बाद में प्यूरपेरियम को हमने डिटेल में इन डेप्थ अलग वीडियोस में, 4 वीडियोस हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन एक होता है 4th स्टेज ऑफ लेबर, दो इमीडिएट 1 आवर आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, दैट इज़ वेरी क्रूशियल। मैनी ऑब्स्टेट्रिशियन दे कॉल इट 4th स्टेज ऑफ लेबर, क्योंकि उसी समय मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं, लाइक पोस्टपार्टम हेमोरेज। सो आपको जब आपका प्लेसेंटा आ गया है उसके बाद एक बार अगर आपको लगता है कि डिफ़िकल्ट डिलीवरी है या ब्लड ट्रिकल हो रहा है, तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ द दिस वजाइना एंड सर्विक्स, कि कहीं पे कोई लैसरेशन या टीयर है क्या। अगर आपको वजाइनल टीयर कहीं है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ से ब्लीडिंग अगर आपको दिख रही है कि हो रही है, आप उसको यूजुअली 20 या 30 कैटगट से सूचर करते हैं। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब हम देखेंगे, अब जो लेबर होता है वो इंडक्शन, या तो वो स्पॉन्टेनियस होगा या वो आप किसी इंडिकेशन की वजह से इंड्यूस करते हैं। तो इंडक्शन ऑफ लेबर और ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। सो इंडक्शन जो होता है लेबर का, कि वो स्पॉन्टेनियस नहीं हो रहा है, बट देर आर सम कॉम्प्लिकेशन, या तो पोस्टम प्रेगनेंसी हो गई है आपकी, या फिर आपका प्री एक्लेम्शिया है, बेबी को पहले बाहर लेकर आना है, या फिर आपका PROM हो गया है, तो जो भी कुछ है उसमें हम आपका इंडक्शन करते हैं। मतलब हम ऐसे मेडिसिन्स का, ऐसे मैकेनिकल चीज़ों का सहारा लेते हैं जिससे कि आपका सर्वाइकल राइपनिंग हो, सर्वाइकल डायलेटेशन हो और लेबर इंड्यूस हो जाए। तो इसके लिए सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए, वो हम आगे सब डिटेल में पढ़ेंगे, बिशप स्कोर। बिशप स्कोर जो होता है, इट इंक्लूड्स 5 पैरामीटर्स। क्या क्या पैरामीटर्स को हम जज करते हैं, उनको हम रेट करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा बिशप स्कोर कितना है। जितना ज़्यादा बिशप स्कोर होता है, मैक्सिमम बिशप स्कोर इज़ 13, तो जितना ज़्यादा बिशप स्कोर होगा उतना अच्छा हमारा इंडक्शन का आउटकम होगा, और जितना पुअर बिशप स्कोर होता है तो फेल्ड इंडक्शन उतना होने के चांस उसमें ज़्यादा होते हैं। तो हम बिफोर डूइंग इंडक्शन ऑलवेज गो फॉर असेसमेंट ऑफ बिशप स्कोर। यू राइट इन योर नोट्स, आप अपने क्लिनिकल नोट्स में ज़रूर लिखें जब भी आप इंडक्शन कर रहे हैं कि बिशप स्कोर कितना है। ओके, सो नाउ बिशप स्कोर के जो पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला, सर्वाइकल डायलेटेशन कितना है, सर्वाइकल इफेसमेंट कितना है, स्टेशन ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट कहाँ पे है, और कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स कैसी है, एंड ऑल्सो पोजीशन ऑफ सर्विक्स कैसी है। तो ये 5 पैरामीटर को हम नंबरिंग देते हैं उसके अनुसार, उसकी फील के अनुसार, उसकी फाइंडिंग के अनुसार, और उसको हम एक सम कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, तो वो हमें बिशप स्कोर मिलता है। हायर द बिशप स्कोर, ग्रेटर आर द चांसेस ऑफ
सक्सेसफुल इंडक्शन एंड लोअर द बिशप स्कोर, मोर द चांसेस ऑफ फेल्ड इंडक्शन। इंडिकेशन मैटरनल और फीटल दोनों हो सकती हैं इंडक्शन की, वो हम जब इंडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में तब पढ़ेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होती हैं, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया है, वासा प्रीविया है, या कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, ट्रांसवर्स लाई है, तो इन सब चीज़ों में हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, इट इज़ ए कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। सो दीज आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन। देर आर सम रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अगर प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन है और बिशप स्कोर पुअर है, इट इज़ बेटर नॉट टू डू इंडक्शन। लेकिन अगर प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन है और बिशप स्कोर फेवरेबल है, देन यू कैन गो फॉर इंडक्शन अंडर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। नाउ व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन, क्या हो जाते हैं फिर इंडक्शन के, क्योंकि हम इंटरवेंशन कर रहे हैं तो देर आर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। अगर हम इंडक्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो फेल्ड इंडक्शन होंगे, फेल्ड इंडक्शन के बाद क्या होगा, सिजेरियन होगा। तो एक तो आपका ऑपरेटिव इंटरफेरेंस और आपका इन्फेक्शन, ये सब चीज़ों का रेट जो है वो बढ़ जाता है विद, और उसी हिसाब से फिर पेरिनेटल आउटकम पे भी हल्का फुल्का असर पड़ता है, जो कि हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो यू हैव टू जस्टिफाई कि आप ये इंडक्शन क्यों कर रहे हैं। और बेटर होता है कि वुमेन शुड लैंड अप इन स्पॉन्टेनियस लेबर, तो आउटकम भी आपका अच्छा होता है। लेकिन अगर कोई इंडिकेशन है, मान लीजिए उसका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, या आपका फीटल जो आप डॉपलर देख रहे हैं उसमें आपका रिवर्सल फ्लो हो गया है, तो आप उस समय बेबी को रख नहीं सकते हैं, तो आप उस समय इंडक्शन करेंगे। तो ये दीज आर द थिंग जहाँ पे आपको उन चीज़ों को जो उसके हजार्ड्स हैं इंडक्शन के, उसको नज़रअंदाज करके इन गुड फॉर बेटरमेंट ऑफ मैटरनल आउटकम एंड फीटल आउटकम आपको करना पड़ता है। तो इसलिए अननेसेसरी इंडक्शन करने से बचने चाहिए। सिर्फ अपने कंफर्ट के हिसाब से आपको इंडक्शन करने से बचना चाहिए। नाउ जब हम इंडक्शन करते हैं तो सर्वाइकल राइपनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रैक्शन आने से पहले सर्वाइकल राइपनिंग अच्छे से हो जाए। तो अभी हमारे पास पहले तो मैकेनिकल फोलीज कैथेटर डाल के किया करते थे, उसमें 10 से 12 घंटे लगते हैं, वो एक्सपेल होता है, उसमें क्या होता है, डायलिटेशन हो जाता है, बट इफेसमेंट इतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन अभी हमारे पास में जो केमिकल हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 मिज़ोप्रोस्टोल एंड प्रोस्टाग्लैंडिन E2 इज डायनोप्रोस्टोन, ये दोनों बहुत अच्छे हैं। तो इसमें जो हम मिज़ोप्रोस्टोल की बात करें तो वो हमें 4 आवरली रखना चाहिए, कितना, 25 माइक्रोग्राम वेजाइनली, और कितने टाइम पे, 4 to 6 आवर्स पे हमें उसे रिपीट करना चाहिए। इसका भी हम डिटेल सारी आगे पढ़ेंगे कि कितने टाइम तक हम इसे रिपीट कर सकते हैं, हाउ मेनी डोजेज कैन बी रिपीटेड। जो डायनोप्रोस्टोन होता है वो आपका जो इंट्रा सर्वाइकल रखा जाता है, वो यूट्राइन कैविटी के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो डायनोप्रोस्टोन जो जेल होता है वो आप 6 आवर्स के लिए अंदर रख के छोड़ देते हैं, उससे सर्वाइकल राइपनिंग हो जाता है। और बलून कैथेटर, और ये आपको मैंने नॉर्मल लेबर का एक आउटलाइन बताई है। अभी हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, आगे के सब वीडियोस में मैं इनको एक एक करके कवर करती रहूँगी। आपको कोई डाउट है, यू प्लीज़ आस्क इन योर कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू बैक। खूब मेहनत से पढ़ाई करिए, चीज़ों को समझिए। अल्टीमेटली यही बेसिक होते हैं, जब आप इनको अच्छे से ग्रास्प कर पाते हैं तो आप फिर अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत अच्छा काम करते हैं। पेशेंट को ही फ़ायदा होता है और आपको भी फ़ायदा होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।